स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी, द इम्पॉसिबल मर्डर पार्ट 6। मैं लेकर आती हूँ, कहती हुई उठकर वह काउंटर की तरफ बढ़ गई। इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि वह मुझे कुछ बताने ही आई थी, बस मेरे धैर्य की परीक्षा भर ले रही थी। चाहती थी कि मैं सवाल करूं तब जवाब दे। नहीं जानती थी कि उस मामले में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। थोड़ी देर बाद वह दोनों हाथों में एक एक ट्रे थामे वापस लौटी। हमने खाना शुरू कर दिया, मगर कमबख्त कुछ नहीं बोली। प्लेट खाली हो गई, फिर भी नहीं बोली। हम उठकर वहां से चल दिए, फिर भी नहीं बोली। मगर बाहर पहुंचकर जब मैं अपनी कार में सवार हो गया तो पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गई। ठीक है, मैंने हार मान ली। मैं हंसा। मेरे पास एक जानकारी है जो पता नहीं आपके किसी काम की है भी या नहीं। तुम बताओ तो सही। देखा, वह चहकती हुई बोली, कैसे उतावले हो रहे हो। इस बार मैं ठाठ कर हंस पड़ा। सिगरेट पीते हैं? हाँ, क्यों? एक दीजिए प्लीज। तुम सिगरेट पीती हो? हाँ, क्यों? गंदी आदत है। फिर आप क्यों पीते हैं? क्योंकि लत लग चुकी है जो छूटती ही नहीं। मेरा भी कुछ वही हाल है। लत लग गई है। कोशिश करती हूं मगर लगती ही नहीं है, क्योंकि महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा पीना मुमकिन नहीं हो पाता। मैं फिर से हंसा। अब निकालिए भी। मैंने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसके हवाले कर दिया। आप लेंगे? सुलगा लो। सुनकर उसने 2 सिगरेट सुलगाए, फिर एक मुझे थमाने के बाद पैकेट और लाइटर को ग्लव बॉक्स में रखती हुई बोली, कल सुबह मैंने कुछ देखा था। क्या? किसी को बाउंड्री लांघते हुए, मगर तब धुंध बहुत ज्यादा थी इसलिए पहचान नहीं पाई। बाहर गया था या अंदर आया था? अंदर आते देखा था, और ये बात मैं आपको वहीं बताने वाली थी, मगर आप मणिका मैडम के कमरे जा बैठे, जिसके बाद ध्यान से उतर गई और बाद में याद आई भी तो पता लगा आप जा चुके थे। कितने बजे की बात है? 4:30 से कुछ मिनट ऊपर हो रहे थे। तुम क्या पूरी रात जागती रहती हो? बड़े साहब की मौत के बाद का हाल तो कुछ वैसा ही है। पहले तो नींद आती नहीं है, और आ भी जाती है तो इतने भयानक सपने आते हैं कि चौंक कर उठ बैठती हूँ। फिर डर लगने लगता है कि कहीं हत्यारा मेरा भी वैसा ही हश्र न कर दे जैसा बड़े साहब का किया था। सौरभ यादव का भी। क्या? वह मर चुका है? हे भगवान, ये चल क्या रहा है? वही जो कातिल चला रहा है। अब तुम जरा बाउंड्री पार करने वाले शख्स पर वापस लौटो। क्या वह कोई लड़की रही हो सकती थी? पहली बात, कंपाउंड में थोड़ी धुंध फैली हुई थी, इसलिए विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। दूसरी बात, मैंने उसे फासले से देखा था। तीसरी बात, रात को कंपाउंड की रोशनी बंद कर दी जाती है, इसलिए किसी साये से ज्यादा नहीं दिखाई दिया था वह। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वह कोई लड़की रही हो सकती है? हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कद काठी भी तो कोई चीज होती है, उससे भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन वह जो कोई भी था या थी, उसने कोई लंबा कोट पहन रखा था। इतना अंदाजा लगाने में तो मैं कामयाब हो ही गई। एक बार को दिल हुआ बाहर निकलकर पूछ लूं कि कौन है, मगर ये सोचकर हिम्मत दगा दे गई कि कहीं हत्यारा ही न हो।
जो अपनी चोरी पकड़ी जाती देखकर मुझे भी मौत की नींद सुला देता। और मरने से बहुत डरती हूं मैं। डर कोई डरता है, मुझे ज्यादा डर लगता है। चलो वही सही, अब सवाल ये है कि वह था कौन? कैसे पता लगेगा? घर में किसी के पास ग्रे कलर का फर वाला कोट है? सबके पास है। पिछले साल साहब शिमला गए थे तो वहीं से 5 लोगों के लिए एक जैसा कोट लेकर आए थे, मगर ग्रे कलर का तो शायद किसी के पास नहीं है। 5 लोग कौन? ईशान, आभास, अंजना, मणिका और सावित्री मैडम की बात कर रही हूँ। फिर थोड़ा ठहरकर बोली, नहीं, ग्रे कलर का कोट किसी के पास नहीं है, लेकिन अंजना मैडम के पास उस रंग का एक पुलोवर जरूर है, जो मणिका मैडम ने उनके बर्थडे पर 10 दिसंबर को गिफ्ट किया था। और जानते हैं उसकी कीमत कितनी है? कितनी है? 20,000 में बस 1 रुपया कम। फिर तो वाकई महंगा हुआ। और नहीं तो इतने में तो मैं 20 स्वेटर खरीद सकती हूँ। क्या पता ग्रे कलर वाला कोट छिपाकर रखा गया हो। किस लिए? जवाब में मैंने अविश्वास की कही बात उसे बता दी। देखिए, होने को इस दुनिया में जो न हो जाए वही कम है, मगर मुझे नहीं लगता कि साहब का कत्ल घर की औरतों में से किसी ने किया हो सकता है। नहीं, उतना दमखम वहां किसी में नहीं है। तीनों मैडम बस जुबान चला सकती हैं, उसके अलावा कुछ कर पाना उनके वश की बात नहीं है। हो सकता है वह कोई मर्द ही रहा हो, जिसके पतले दुबले हाथों की वजह से पुलिस ने उसे लड़की समझ लिया, क्योंकि सूरत तो नहीं ही देखी थी। अब बोलो, घर में नाजुक दिखने वाला मर्द कौन है? आभास साहब, वह निःसंकोच बोली, सलवार कमीज पहनकर दुपट्टे से चेहरा ढक लें तो लड़की ही लगेंगे, लेकिन कद तो उनका भी लंबा है। कितना लंबा? मैं उनके कंधे से थोड़ा ऊपर तक पहुंचती हूं। और तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फीट 1 इंच। यानी आभास बड़ी हद 5'8" का होगा। ये सब कैलकुलेशन मुझे नहीं आती। उसके पास भी नहीं देखा कभी ग्रे कलर का कोट, नहीं देखा। कभी पहने दिखाई दिए होते तो वह बात मुझे याद होती। और जैसा कि आपको अंदेशा है, कोट को छिपाकर रखा गया था, तो मुझे वैसे ही उसकी खबर नहीं लगने वाली थी। मैं क्या सबकी अलमारियां चेक करती फिरती हूं? लेकिन चाहो तो उस बारे में पता लगा सकती हो। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मगर एक पल को मान लीजिए कि मैं किसी तरह ये जानने में कामयाब हो जाती हूं कि ग्रे कलर का एक फर का कोट घर के फला आदमी के पास है, तो उससे क्या हो जाएगा? केस क्लोज। मतलब जिसके पास कोट वही कातिल। हे भगवान, उसने जोर की सिसकारी भरी, आप मुझे कातिल की तलाश में लगाना चाहते हैं? क्यों तुम नहीं चाहती कि जैन साहब का हत्यारा पकड़ा जाए? अपनी जान का रिस्क लेकर तो नहीं ही चाहती। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रिस्क बराबर है इस काम में। लेकिन तुम वहां काम करती हो, इसलिए मौका ताड़कर थोड़ी सावधानी बरतते हुए किसी की अलमारी में झांक लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। कैसे? मैं किसी की अलमारी खुद खोले खड़ा हो तो बहाने से उसके भीतर नजर तो मार ही सकती हो ना। उतने से किसी को शक थोड़े ही हो जाएगा कि तुम किस फिराक में हो। हाँ, वह हिचकिचाती हुई बोली, इतना तो मैं कर सकती हूँ। गुड, लेकिन करना तभी जब तुम्हारे मन को गवारा हो। ना मन करे तो भूल जाना कि मैंने तुमसे क्या कहा था। और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश तो हरगिज भी नहीं करनी है। मतलब आसानी से पता लग जाए तो ठीक, वरना उसके लिए कोई तिकड़म भिड़ाने मत बैठ जाना।
मैं बच्ची नहीं हूँ, वह तमक्कर बोली। तुम बच्ची ही हो, 22 साल की बच्ची। अच्छा एक बात बताइए। पूछो। कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं अब जवान हो चुकी हूँ? हाँ है। क्या? शादी कर लो, उसके बाद कोई तुम्हें बच्ची कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। ठीक है, कल कोशिश करके देखती हूँ। शादी करने की? मैं हैरानी से बोला। कोर्ट के बारे में पता लगाने की? क्योंकि खुद को जवान साबित करने के लिए मैं शादी जितनी बड़ी कुर्बानी देने को तो हरगिज भी तैयार नहीं हूँ। एक बात और। क्या? कातिल बहुत खतरनाक है। कातिल खतरनाक ही होते हैं। मेरा मतलब है कल को कोई फिर से बाउंड्री वॉल फांदता दिख जाए तो उसके बारे में जानने की कोशिश मत करने लग जाना। समझ गई? हाँ समझ गई, अब चलती हूँ, कहकर वह गाड़ी से उतरी और विपरीत दिशा में बढ़ती चली गई। जबकि मैं ये सोचने में व्यस्त हो गया कि क्या लावण्या वह लड़की हो सकती है जिसकी खातिर सौरभ यादव वियाग्रा की गोलियां खाया करता था। अगर थी तो कत्ल उसने भी किया हो सकता था। तब कहानी ये बनती कि मृतक ने लावण्या को यादव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यादव की उसी वक्त छुट्टी कर दी। लड़की को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यादव के जाने के बाद वही हरकत फिर से दोहराई। जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। अपने प्रेमी को यूं नौकरी से निकालते जाते देखकर लड़की तड़प उठी और उसी बात पर खफा होकर जैन को मौत के घाट उतार दिया। और अब अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए एक के बाद एक कहानियां सुनाई जा रही थी। वरना सर्दी के मौसम में सुबह 4:30 बजे बेवजह दरवाजा खोलकर बाहर कौन देखता है? उसने भी नहीं देखा था। मगर घर में उस तरह से आवागम उसी ने किया था, इसलिए जानती थी कि कैसे किया था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उसकी बाली उमरिया की तरफ गया, वह ख्याल मैंने अपने ज़हन से झटक देने की कोशिश की। मगर बस कोशिश ही की, कामयाब तो नहीं हो पाया। बल्कि जितना ज्यादा उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की उतना ही मेरा शक उस पर गहराता चला गया। फिर मैंने ये सोचा कि क्या उसे मकतूल के वसीयत की खबर रही हो सकती थी, जिसके मुताबिक घर के तमाम नौकरों को 5-5 लाख रुपए मिलने थे। अगर लावण्या उस बारे में जानती थी तो उसके पास दोहरी वजह थी जैन को खत्म कर देने की। भले ही वह दोनों ही कारण इस वक्त मुझे इत्मीनान के काबिल नजर नहीं आ रहे थे। अगले ही पल मेरा ध्यान महाराज की तरफ चला गया। अगर लावण्या 5 लाख हासिल करने के लिए कत्ल कर सकती थी तो वह क्यों नहीं कर सकता, जबकि उसे तो 10 लाख मिलने थे। मतलब दिमाग पूरी तरह उलझकर रह गया। आखिरकार मैंने ये सोचकर उन विचारों को अपने ज़हन से झटक दिया कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कम से कम 4 ऐसे लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात होना बाकी थी। पार्षद अमित भार्गव, जज रविंद्र कौशिक, आभास जैन और अभी अभी चौथा नाम जो मेरी लिस्ट में जुड़ गया था वह था खानसा में महेंद्र त्रिपाठी का। रविंद्र कौशिक के घर के सामने कार रोककर मैं नीचे उतरा और गार्ड को अपना परिचय देने के बाद कौशिक साहब से मुलाकात की बात कही तो उसने भीतर कॉल लगाकर इजाजत हासिल कर ली, जिसके मिलने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर पहुंचा। जज साहब 50 से 55 के पेटे में पहुंचते बेहद पतले दुबले शख्सियत के मालिक निकले। आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था और सेंटर टेबल पर कोई किताब बीच से खुली मगर उल्टी रखी हुई थी, जो शायद उन्होंने मुझे वहां पहुंचता देखकर रख दिया था। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठो। थैंक यू सर। क्या चाहते हो? सावित्री मैडम के अप्रोच पर मैं भूपेंद्र जैन साहब के हत्यारे खोजने निकला हूं सर।
उसी सिलसिले में चंद सवाल आपसे भी करना चाहता हूं। आखिर दोस्त थे वह आपके, इसलिए करीब भी रहे ही होंगे। नहीं, करीब तो नहीं था। सच कहूं तो बहुत याद किस्म का इंसान था। ऐसा इंसान जो सामने वाले से सब कुछ जान लेता था, मगर अपने बारे में बस उतना ही मुंह खोलता था जितना जरूरी हो। लेकिन दोस्त वह बराबर था मेरा, वह भी उन दिनों से जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। इसलिए उसकी दुनियादारी वाली बातों की खबर मैं रखता हूँ। थैंक यू सर। क्या आपको किसी के साथ उनकी अनबन की खबर है? नहीं, ले देकर बस एक छोटा भाई ही था जिससे उसकी नहीं निभती थी, मगर वहां भी कोई बड़ी अनबन नहीं थी। और बिजनेसमैन होने के नाते लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी जैसी बातों में यकीन भी नहीं रखता था भूपेंद्र। मतलब ये सोचना बेकार होगा कि उसे किसी दुश्मन ने खत्म कर दिया था। फिर किसने किया सर, या किसने किया हो सकता है? बता पाना मुश्किल है। हाँ, केस को स्टडी करके इतना जरूर समझ में आ गया है कि जो हुआ वह भूपेंद्र के लिए सरप्राइज जैसा था। मतलब अचानक हुआ। इतना अचानक कि मौत से पहले उसे हिंट तक नहीं मिला कि मरने वाला था। और कातिल इतना करीब पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही सूरत में इंसान बेफिक्र बना रह सकता है, अगर हत्यारा उसका करीबी हो जिस पर वह शक न कर सके। एग्जैक्टली। इसलिए इतना तो मैं मानता हूं कि कातिल बाहर से नहीं आया हो सकता, क्योंकि उसके लिए ये जानना संभव नहीं था कि किस वक्त भूपेंद्र कहाँ होगा। हाँ, किसी और दिन को चुना होता तो एक बार को अपने पास मौजूद जानकारी का इस्तेमाल कर सकता था। कैसे जानकारी? यही कि भूपेंद्र कब सोने जाता था, कितने बजे उठता था, उसकी पसंद और नापसंद क्या थी, जिससे उस पर घात लगाने का कोई मौका वह तलाश सकता था। मगर एक तारीख की सुबह तो रूटीन जैसा कुछ भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह कब तक पार्टी में रहेगा, या ये कि कब अपने कमरे में जाकर सो रहेगा। वहीं किसी बाहरी आदमी के लिए उसका कत्ल कर पाना संभव नहीं था। हाँ, याद आया। अपनी मौत से कुछ दिनों पहले उसने एक नौकर को निकाल बाहर किया था। तुमने उससे पूछताछ की या नहीं? अभी संभव ही नहीं हो पाया सर, क्योंकि वह मारा जा चुका है। अच्छा, कैसे मरा? सेम पैटर्न पर। ओह, फिर तो ये कोई बड़ा षड्यंत्र मालूम पड़ता है। जी बेशक, तभी तो पुलिस आज तक कातिल का पता नहीं लगा पाई। वैसे आपको क्या लगता है, कातिल अगर भीतर का कोई बंदा है तो वह कौन हो सकता है? कहना मुश्किल है। ईशान और आभास को बचपन से जानता हूं, इसलिए निःसंकोच कह सकता हूं कि बाप की हत्या में बेटों का कोई हाथ नहीं हो सकता। फिर मर्द के नाम पर परिवार में बचा ही कौन सर? अमित अग्रवाल, जो उस रात घर में मौजूद था, बल्कि पिछले कई दिनों से वहां टिका हुआ था। बाकी नौकरों पर तो शक करना मेरे हिसाब से तो बेकार होगा। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं सर, जिनसे लगता है कि उस घर में रहने वाली किसी महिला का सौरभ यादव के साथ अफेयर चल रहा था। क्या आप इस फ्रंट पर कुछ सुझा सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा वहां बहुत कम ही आना जाना होता है, और ऐसी अंदरूनी बातों की जानकारी के लिए नियमितता बहुत जरूरी होती है। फिर एक नौकर का अगर किसी के साथ अफेयर होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा किसी नौकरानी के साथ रहा हो सकता है, जो कि वहां बस दो ही हैं। एक नैना जो शादीशुदा है और अपने पति के साथ रहती है, जबकि दूसरी लावण्या जो अभी बच्ची है। अगर तुम्हारी जानकारी सही है तो नैना के मुकाबले लावण्या को बहला फुसला लेना ज्यादा आसान काम था।
वैसे भी सौरभ यादव की खूबसूरत और डील डॉल बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी कि ढंग के कपड़े पहना दिए जाते तो नौकर की बजाय साहब नजर आने लगता। हाल फिलहाल जैन साहब के बिजनेस में कोई ऊंच नीच हुई हो? नहीं। इस बात की तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इतना अच्छा कि कनॉट प्लेस जैसे एक्सपेंसिव इलाके में एक शोरूम खोलने का मन बना रहा था। घाटा हो रहा होता तो कैसे सोच पाता उस बारे में? नहीं सोच सकते थे, कहकर मैंने अगला सवाल किया। अच्छा ये बताइए सर कि जैन साहब का स्वभाव कैसा था? क्या वह खुदगर्ज किस्म के इंसान थे? बहुत ज्यादा। जस जस सी बात पर अपना आपा खो बैठता था। मगर उसका वह स्वभाव बस घर के दायरे में ही सीमित था। बाहर जिससे भी पूछोगे यही कहेगा कि भूपेंद्र जैन बहुत शांतचित्त इंसान था। यानी घर से बाहर दिखावा किया करते थे या घर के भीतर दिखावा करता था? किस लिए? शासन करने के लिए, जो विनम्र बनकर नहीं किया जा सकता था। अपने परिवार पर शासन बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। है ही अजीब, लेकिन वह करता था। बेटे बहू यहां तक कि बहन भी उससे दबी दबी रहती थी। फिर नौकरों की हालत का अंदाजा तो तुम खुद लगा सकते हो। बहन उन पर निर्भर थी सर, इसलिए दबना समझ में आता है। मगर आज के जमाने में बेटे बहू तो क्या दबते होंगे। खास तौर से बहुएं तो जैसे ससुराल पहुंचने से पहले ही ठान लेती हैं कि सास ससुर का जरा भी लिहाज नहीं करना है। तो भूपेंद्र के परिवार को तुम अपवाद मान लो, क्योंकि वहां किसी की मजाल नहीं थी जो उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर जाता, बहुओं की भी नहीं। और ये बात मैं हमेशा से नोट करता आ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं था सर कि प्रेशर बढ़कर विस्फोट कर गया? लगता तो नहीं है, क्योंकि झुके हुए सिर यूं अचानक नहीं उठ जाया करते। इसलिए तुम अमित अग्रवाल पर ध्यान दो। अगर उसके पास हत्या का छोटा सा भी मोटिव निकल आए तो समझ लेना कि कातिल वही है। मैं जरूर ध्यान दूंगा सर, बल्कि पहले से ही दे रहा हूं। लेकिन अभी के लिए मेरा मतलब है केस के तमाम संभावित पहलुओं पर विचार करने के लिए मान लीजिए कि कत्ल अमित ने नहीं किया है। ऐसे में किसी और की तरफ ध्यान जाता है आपका। भाई उस हालात में बचता ही कौन है? परिवार के लोग। और अगर कातिल उन्हीं में से कोई है तो कहना मुश्किल है कि कौन है। हत्या जायदाद पर वक्त से पहले कब्जा करने के लिए नहीं की गई हो सकती। नहीं, क्योंकि असिस्ट भले ही भूपेंद्र के कब्जे में थी, लेकिन दोनों भाइयों पर कोई पाबंदी नहीं थी। मतलब जितना चाहे खर्च कर देते, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करने वाला था। भूपेंद्र का स्वभाव चाहे जैसा भी रहा हो, मगर उस मामले में कोई कंजूसी नहीं बरतता था। फिर गुस्सा करता था, झाड़ लगाता था, तो उसी हिसाब से सबका ख्याल भी तो रखता था। दोनों बहुओं या बहन में से कोई कह नहीं सकता कि कभी उसने किसी चीज की इच्छा जाहिर की और उसे नहीं मिली कहकर उसने पूछा, और कोई सवाल है तो सर, अगर आप बुरा न मानने का वचन दिलाएं। मैं समझ गया क्या पूछने वाले हो, इसलिए बिना पूछे ही बताए देता हूं। हाँ, कभी मैं और सावित्री बहुत करीब हुआ करते थे। शादी करने का भी मन बना लिया था, मगर परिवार का विरोध आड़े आ गया। खास तौर से भूपेंद्र का, जिसे अपनी बहन की शादी दोस्त के साथ होने देना मंजूर नहीं था। इसलिए आनन फानन में उसके लिए रिश्ता देखा और सुमित अग्रवाल के साथ ब्याह दिया। मतलब वह कहानी 19 से 20 साल पहले ही पूरी तरह खत्म हो गई थी। आप दोनों वालिद थे सर। थे, लेकिन तब जमाना आज की तरह एडवांस नहीं था।
ऐसी शादियों को लोग बाग अपनी नाक का सवाल बना लिया करते थे। खून खराबा भी हो जाता था। इसलिए हम दोनों ने समझदारी से काम लिया और एक दूसरे को भूल गए। अब रही बात बीते जमाने की बात का बदला लेने की, तो जरा सोचकर देखो कि मुझे उससे क्या हासिल हो जाता। मतलब मेरा उसके कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। फिर उस रात 2 बजे के बाद मैं वहां से निकल गया था। निकलकर दोबारा पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस बात का पता लगा लेना क्या पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम था, जो आज तक हत्यारे की तलाश में बस भटक ही रहे हैं। सॉरी सर, मैं बस सावित्री जी के साथ आपके रिश्ते को समझना भर चाहता था, ना कि आप पर कत्ल का इल्जाम लगाने की गुस्ताखी कर सकता था। नहीं कर सकते थे, तभी मैंने खुद बता दिया, ताकि मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय सही ट्रैक पकड़ो, जो कि अमित अग्रवाल हो सकता है। मतलब भूपेंद्र के परिवार का तस्वुर हत्यारे के रूप में तब करना, जब अमित अग्रवाल हर तरफ से बेकसूर दिखाई देने लगे। मैं ध्यान रखूंगा सर, थैंक यू कहता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ। जज साहब ने बिना मांगे ही सफाई देना शुरू कर दिया था, जबकि उन्हें वैसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चाहकर भी उनकी कल्पना हत्यारे के रूप में नहीं कर सकता था, ना ही उस तरह का सवाल करने की धृष्टता दिखा पाया होता। निगम पार्षद अमित भार्गव से मिलना बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ, मगर किसी की ना सुनकर लौट जाना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। इसलिए आखिरकार तो मुलाकात होकर रही। उसने मुझे अपने घर की बैठक में अटेंड किया, जहां 4 अन्य लड़के पहले से मौजूद थे। तो तुम डिटेक्टिव हो? मेरे बैठ चुकने के बाद उसने पूछा। जी हाँ, असली वाले। वह जोर से हंसा, साथ में चमचे भी हंसे। जी हाँ सर, उतना ही असली जितने असली आप निगम पार्षद हैं। पार्षद तो मैं हूं, चाहे जिससे जाकर पूछ लो। वही बात इस बंदे पर भी लागू होती है सर। मैं डिटेक्टिव हूं, चाहे जिस किसी से भी पूछकर देख लें। अच्छा, कौन कौन जानता है तुम्हें? आपके घर के सबसे नजदीक तो सावित्री अग्रवाल ही रहती हैं, जिन्होंने मुझे अपने भाई का केस सौंपा है। आप उन्हें फोन करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, या चाहे तो ईशान जैन को कर लें। वह आपके दोस्त हैं, झूठ थोड़े ही बोल देंगे। दिल पर मत लो यार, मैं मजाक कर रहा था। भला किसकी मजाल है जो अमित भार्गव से झूठ बोलने की हिमाकत कर सके? कहकर उसने पूछा, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? झूठ बोलने की हिमाकत करने के लिए। सुनकर उसकी त्योरी चढ़ती मैंने साफ देखी, मगर अगले ही पल वह जोर से हंस पड़ा। चमचों ने फिर से साथ दिया। तत्पश्चात बोला, मजाक कर रहे थे, है न? जी सर, आपकी तरह मुझे भी इसकी लत है। मुद्दे पर आओ। उसका लहजा बदला, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज होता है। एक बार गुजर जाए तो उसे वापस हासिल नहीं किया जा सकता। 31 दिसंबर की रात आप जैन साहब के घर पर थे। हाँ, कई घंटे रुका भी था। इसमें छिपाने की क्या बात है? या तुम सोचते हो कि भूपेंद्र अंकल का कत्ल मैंने कर दिया था? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि किसी का कत्ल करने के लिए कलेजा चाहिए होता है, जबकि आप ठहरे जनप्रतिनिधि। इतनी हिम्मत तो क्या कर पाएंगे? तुम्हें लगता है जनप्रतिनिधि सीधे साधे होते हैं, गऊ होते हैं? नहीं होते। मतलब ही नहीं बनता। हम अगर सीधे साधे हो गए तो चल लिया हमारा काम। साला एक वोट भी नहीं देने वाला। कोई पार्षद की कुर्सी हासिल करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जासूस साहब,
इसलिए बात वो करो जिसका तुमसे ताल्लुक हो, जो तुम्हारे मतलब की हो। मैं कैसा आदमी हूं, ये जानने बैठोगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उल्टा दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। सो अलग बात कुछ समझ में नहीं आई सर। मैं उसके शब्दों में छिपी धमकी को ना समझने का अभिनय करता हुआ बोला। कैसे डिटेक्टिव हो यार, जो मामूली सी बात का मतलब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक चमचा बोला, नेताजी कह रहे हैं कि ये जितना जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे हैं। जिसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे तो दुनिया से तुम्हारा नामोनिशान मिट जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट बात करो और फूटो यहां से। सुनकर मेरा चेहरा कानों तक सुर्ख हो उठा। शर्म आनी चाहिए। मन ही मन खून का घूंट पीते हुए मैंने उसके कहे का जवाब आखिर खोज ही निकाला। तुम्हें मालूम भी है एक निगम पार्षद कितना इज्जतदार आदमी होता है, जिसे तुम अभी अभी गुंडा बताकर हटे हो। हैरानी है कि ऐसे आदमी को पार्षद साहब ने अपने बराबर में जगह दे रखी है। क्या बक रहा है? मैंने कब कहा कि नेताजी गुंडा हैं? साफ साफ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे कहे का मतलब वही था। इसलिए फौरन साहब को सॉरी बोलो इससे पहले कि इन्हें तुम पर गुस्सा आ जाए। मगर मैंने ऐसा, वह बौखला सा गया। सॉरी बोलो। मेरा लहजा सख्त हो उठा। मगर माफ कर दीजिए भैया, वह भार्गव की तरफ देखकर बोला। सोच समझकर जुबान खोलाकर नितिश, गलती हो गई भैया, पड़ती है इसलिए माफ किए देता हूं। कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। और कुछ पूछना चाहते हो तुम? जी सर। पूछो। पार्टी के दौरान कुछ खास देखा या सुना हो आपने? हाँ, ईशान की सलहज को नाचते हुए देखा था। क्या डांस कर रही थी। निगाहें ठहर सी गई थीं उस पर, जबकि नाच तो भौजाइयों और बुआ जी भी रही थीं। मगर आरुषि, उसने तो जैसे आग लगाकर रख दिया था। और कुछ नहीं देखा। मैं उसकी बात पर हैरान होता हुआ बोला। देखा था? क्या? आरुषि को नाचते हुए वह आंखें बंद करके बड़े ही मुदित भाव से बोला, जैसे अभी भी उसके नाचता होने की कल्पना कर रहा हो। मेरा सवाल डांस के अलावा कुछ देखा होने के बारे में है सर। और तो कुछ नहीं देखा। वैसे क्या देखना चाहिए था मुझे? कुछ ऐसा सर जिससे जैन साहब की मौत की वजह को समझा जा सके। तब तक अंकल मेरे कहाँ थे? फिर मैं वहां पार्टी करने गया था, या पार्टी का मजा किरकिरा करने जो इधर उधर ताक झांक करता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आरुषि कमाल का डॉस करती है। अजीब आदमी था। उसके रिकॉर्ड की सुई जैसे आरुषि पर ही टिक कर रह गई थी। तभी उसके अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहता था। आप जब पार्टी से निकले थे तो जैन साहब वहीं थे? हाँ, जज साहब के साथ बैठे थे, मगर आरुषि तब तक गेस्ट रूम में जा चुकी थी। उस वक्त मूड कैसा था उनका? आरुषि का? जैन साहब का? मैं मन ही मन पिचपिचाता हुआ बोला। कमीना कुछ ज्यादा ही फिदा हो गया दिखाता था अपने दोस्त की सलहज पर। मुझे तो बढ़िया मूड में ही दिखाई दे रहे थे। दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मगर आरुषि शायद ज्यादा पी गई थी, क्योंकि उसे ईशान और अमित ऊपर से अपने साथ चलाते हुए नीचे लाए थे। एक हंसते बोलते इंसान का कुछ घंटों बाद ही कत्ल कर दिया गया सर। ये बात क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगती? नहीं लगती। हमें क्या पता उनके साथ क्या हुआ था। बल्कि तुम भी ये बात कैसे कह सकते हो कि अंकल का कत्ल ही किया गया था? साबित तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक पल के लिए मान लीजिए कि कत्ल ही हुआ था। मान ही लीजिए भैया,
दूसरा चमचा बोला, आखिर इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है डिटेक्टिव, चल तू कहता है तो मान लेता हूँ, कहकर उसने फिर से मेरी तरफ देखा। ठीक है, अंकल का कत्ल ही हुआ था। अब आगे बढ़ो। किसने किया? अरे मुझे क्या पता किसने किया था। फिर तमाम सवालों के जवाब अगर मैं ही दे दूंगा तो तुम्हें फीस देने का क्या फायदा हुआ, कहता हुआ वह एक बार फिर से हंस पड़ा। चमचे भी हंसे। बस वो नहीं हंस पाया जिसकी थोड़ी देर पहले मैं मिट्टी पलीद करके हटा था, क्योंकि वह मुझे घूरने में व्यस्त था, यूं जैसे निगाहों से ही भस्म कर देगा। कोई अंदाजा ही बता दीजिए सर कि कातिल कौन हो सकता है, या किस वजह से उनकी जान ली गई हो सकती है। आखिर ईशान साहब के दोस्त हैं आप, इसलिए उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ जानता हूं। मुझे तो ये तक मालूम है कि उसकी सलहज लाजपत नगर में रहती है। मगर जानता होने से क्या होता है? मैं क्या चाहकर भी आरुषि से मिलने उसके घर जा सकता हूं? आप मिलना चाहते हैं उससे? अरे मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। वह थोड़ा हड़बड़ाए लहजे में बोला, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को जानता होने से कुछ नहीं होता। फिर ये कत्ल का मामला है जो अटकलों से नहीं सुलझने वाला। क्या कातिल परिवार का कोई सदस्य हो सकता है? मैं जानता था वह हामी नहीं भरेगा, बल्कि मेरे किसी भी प्रश्न को सीरियसली ले ही कहा रहा था वह। फिर भी पूछा, इसलिए क्योंकि मेरे सवालों को सुनकर वह परेशान तो बराबर हो रहा था वह। नहीं, वह बोला, फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो अंकल का कत्ल कर सकता हो। फिर कोई वजह भी तो होनी चाहिए। खामख्वाह थोड़ी ही मार दिया होगा उन्हें। आरुषि मैडम के पास कोई वजह हो सकती है कत्ल की। क्या बकवास कर रहे हो भाई, वह भला अंकल को क्यों मारेगी? सवाल मैंने किया है सर, जिसका जवाब ये है जासूस महोदय कि अब हमारे खाने पीने का वक्त हो चला है, इसलिए आप तशरीफ ले जा सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो कल हमारे ऑफिस पहुंचकर पूछ लीजिएगा। भैया के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, एक अन्य चमचा बोला। ठीक है सर, मैं गहरी सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ, कल मिलता हूं आपसे। यानी कुछ बाकी बराबर रह गया है। बहुतेरे सवाल हैं सर, कहकर मैंने उसे एक उंगली का फरमाइशी सैल्यूट दिया और वहां से बाहर निकल आया। मन ही मन खुद को इस बात पर कोसता हुआ कि उस कमीने से मिलने गया तो गया क्यों मैं। मंगलवार 06 फरवरी सुबह ठीक 10 बजे मैं केनरा बैंक की गोविंदपुरी ब्रांच में पहुंचा। जैसा कि मैं पहले से उम्मीद कर रहा था, ईशान और आभास जैन एडवोकेट दुर्गेश चौटाला के साथ वहां पहुंचे थे, जबकि पुलिस की तरफ सब इंस्पेक्टर आदित्य अहिरवाल और 2 सिपाहियों ने हाजिरी लगाई थी। मैं मैनेजर के केबिन में दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशान ने पूछा। विक्रांत साहब को मैंने बुलाया है, जवाब अहिरवाल ने दिया। किस लिए? चौटाला हैरान होता हुआ बोला, इसका यहाँ क्या काम है? ये गवाह की हैसियत से मौजूद हैं। खामख्वाह ऐसा क्या होने जा रहा है जिसमें आपको गवाह की जरूरत पड़ने वाली है? बहुत कुछ होने जा रहा है वकील साहब। इस तरह के मामलों में अक्सर लोग बाद में पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, अपने कहे या किए घेरे से मुकर जाते हैं। वैसा न हो इसलिए मिस्टर विक्रांत यहाँ मौजूद हैं। मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। आपकी समझ पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है। अरे ये ना तो परिवार से है, ना ही आपके डिपार्टमेंट का है। तभी तो यहाँ मौजूद हैं, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि पुलिस ने अपना काम बिना किसी पक्षपात के पूरा किया है।
वो काम मैनेजर साहब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इस ब्रांच के मैनेजर हैं। जबकि मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसका लॉकर या मरने वाले के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना न हो। लेना देना तो बराबर है, क्योंकि ये जैन साहब के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मगर कोई बात नहीं। अगर ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इनके यहां होने के मायने पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? इन्हें पता होगा कि लॉकर से क्या बरामद हुआ है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है। यानी पुलिस अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मोहताज हो गई है। केस सॉल्व होना चाहिए वकील साहब, चाहे कोई भी करे। फिर क्या ईशान या आभास साहब नहीं चाहते होंगे कि इनके पिता का हत्यारा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए? इस बार वकील ने जवाब देने की बजाय कुछ और किया। वह अपना मुंह ईशान के कान के पास ले जाकर कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर पल भर के लिए उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। फिर मैनेजर की तरफ देखकर बोला, मैं लॉकर नहीं खोलना चाहता। इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजर हड़बड़ा सा गया। वही जो आपने सुना। ऐसे में तो कल को हमें लॉकर सीज करना पड़ जाएगा। बेशक कर दीजिएगा, हम आपसे शिकायत करने नहीं आएंगे। बात यह है ईशान बाबू, आदित्य अहिरवाल इस बार बड़े ही प्यार से बोला कि लॉकर तो अब खुलकर रहेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या न हो। आप नहीं देखना चाहते कि उस बड़ी सी शॉल की थैली में क्या था जो आपके पिताजी लॉकर में रख कर गए थे? तो बेशक जा सकते हैं, मगर जाने से पहले मैनेजर साहब को लिखित में देकर जाइए कि आपको लॉकर में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको क्या पता कि पापा लॉकर में क्या रख कर गए थे? ईशान थोड़ा हड़बड़ाता हुआ बोला, आपने क्या उन्हें रखते देखा था? नहीं, लेकिन बाद में जब बैंक की सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता लगा यहां पहुंचते वक्त उनके हाथ में एक बड़ी और मखमली थैली थी। अहिरवाल ने सही वक्त पर सही चाल चली थी, जो जाते वक्त उनके हाथ में नहीं दिखाई दी थी। मतलब वह थैली पक्का यहां के लॉकर में ही मौजूद है, और वह जरूर कोई खास आइटम रहा होगा जिसे घर पर रखना उन्होंने ठीक नहीं समझा। तभी हम उसके बारे में जानने को बेचैन हैं, क्योंकि उससे जैन साहब हत्या का राज भी उजागर हो सकता है। ईशान ने वकील की तरफ देखा। बेकार की बात कर रहे हैं, तुम ध्यान मत दो, चौटाला बोला। फिर वैसा कुछ लॉकर में हुआ भी तो वह अंत पंत तुम दोनों भाइयों को ही मिलेगा, ना कि पुलिस उसे गायब कर देगी। एक बात कहूं ईशाना, अभी तक खामोश बैठा आभास बोल पड़ा, क्या? हमें चिल्लर बीनने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, लॉकर से कोई खास चीज बरामद होने की बजाय अगर पापा की वसीयत ही निकल आती है तो उससे क्या हम कंगाले हो जाएंगे? हद है यार, जबकि अभी कल शाम तक तू। हाँ, मैं कह रहा था, क्योंकि लालच के हवाले था। मगर रात को जब मैंने गहराई से विचार किया तो मेरे मन में यही आया कि हमें अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। बाकी तेरा जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है। सुनकर ईशान कुछ क्षण उसके कंधे पर विचार करता रहा। फिर मैनेजर की तरफ देखकर बोला, चलिए लॉकर खोलते हैं। चलकश। दूसरी चाबी के बिना लॉकर कैसे खुलेगा? मैंने हैरानी से पूछा। चाबी मिल गई है। अच्छा, कहाँ थी? मैनेजर ने ईशान की तरफ देखा। पापा की ऑडी के ग्लव बॉक्स में रखी थी। सुनकर मैं हैरान हुए बिना नहीं रहा। क्या ईशान जैन कुछ छिपा रहा था? क्या उस झूठ के कोई मायने थे? ये अलग बात थी कि समझ में कुछ नहीं आया। लॉकर में
जैसा कि हमें अंदाजा था। सिर्फ एक लिफाफा रखा मिला, जिसे लेकर सब मैनेजर के कमरे में वापस लौट आए, जबकि मैं और चौटाला तो पहले से ही वहीं बैठे हुए थे। मरने वाले की वसीयत बरामद हो गई। वह वसीयत जिसका वजूद मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी, जिसके जरिए हाथ से निकलती दिखाई दे रही रकम आभास जैन को अचानक ही चिल्लर जैसी नजर आने लगी थी। इसे हम अपने पास रख सकते हैं न, इंस्पेक्टर साहब, ईशान ने पूछा। रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक रिसीविंग देकर जाइए, जिस पर आपके साथ साथ आभास साहब के भी हस्ताक्षर हों, और वह पावती मुझे इसकी फोटोकॉपी पर चाहिए, कहकर उसने मैनेजर से पूछा, जेरोक्स का इंतजाम होगा यहाँ? हाँ। तत्पश्चात 5 मिनट के भीतर हम सब फारिग हो गए। फिर ईशान, आभास और चौटाला वहां से निकले, तो मैं अपनी जगह से उठता हुआ अहिरवाल से बोला, अंदर बाहर कहीं भी वेट करना इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जाना नहीं अभी, कहकर मैं उन तीनों के पीछे लपका। फिर गेट पर रुककर ये देखने लगा कि दोनों भाई एक ही गाड़ी से आए थे या अलग अलग। एक साथ आए थे तो आभास से बात करना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता था। मुराद पूरी हुई। आभास जैन वहां खड़ी ईशान के कार की तरफ बढ़ने की बजाय दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जबकि वकील तब तक अपनी कार में सवार हो भी चुका था। मैं तेजी से चलता आभास जैन की कार के पास पहुंचा। फिर जैसे ही उसने गाड़ी के डोर अनलॉक किए, दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। क्या चाहते हो? वह हड़बड़ाकर बोला। 5 मिनट बात करना चाहता हूं सर, और कुछ नहीं। किस बारे में? आपके फादर की मौत के बारे में। ठीक है, करो। बात ध्यान से सुनिएगा सर, अपने परिवार के खिलाफ कुछ कहता देखकर भड़क मत जाइएगा, कहते हुए मैंने ईशान जैन के कार की तरफ देखा, तो ये जानकर भारी राहत महसूस हुई कि वह वहां से जा चुका था, जबकि मुझे उसके दखलंदाज होने का पूरा पूरा अंदेशा था। यानी खिलाफ ही बोलने वाले हो? आभास ने पूछा। सिर्फ कुछ बातें, जिनका जिक्र किए बिना मामला नहीं सुलझने वाला। ठीक है, बोलो, कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग से हटाकर गोद में रख लिए, जिन पर थोड़ी देर के लिए मेरी निगाह टिक कर रह गई। आपके पिताजी ने अमित अग्रवाल को बड़ा कर्ज दे रखा था? हाँ, दे रखा था, जिसमें से 15 करोड़ की वसूली अभी बाकी है। हाँ, उसने 20 करोड़ लिए थे, जिनमें से एक बार 5 लौटा दिए थे। वह रकम आप दोनों भाइयों की साझा मानी जाएगी? इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कल को वह उधार नहीं चुकाते, या किसी वजह से ईशान साहब ही उनसे कह देते हैं कि पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन हालात में नुकसान सिर्फ उनका होगा या आप दोनों का होगा? ईशान का होगा, क्योंकि वह रकम उसी ने पापा से कहकर अमित को दिलवाई थी। ऐसे में वह वापस नहीं लेगा तो जाहिर है अपने हिस्से से 7.5 करोड़ मेरे हवाले कर देगा। वैसे मैं जानता हूं कि पैसों के मामले में मेरा भाई किसी को भी नहीं बख्शने वाला, अपने साले को तो हरगिज भी नहीं। यानी वसूली करके रहेंगे? 100%। लेकिन तुम अपनी कहो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईशान 15 करोड़ की बड़ी रकम को भूल जाएगा? वो भले ही न भूले सर, लेकिन कर्जदार के मन में ये बात आ सकती थी कि जैन साहब नहीं रहे तो कर्ज चुकाना भी जरूरी नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मतलब है अमित ने पापा को मार डाला? नहीं हो सकता यार, शुरू शुरू में मेरा ध्यान गया तो था उसकी तरफ,
मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी ने एक तारीख की सुबह गेस्ट रूम का दरवाजा खोलने में बहुत देर कर दी थी। बाद में जब पापा की डेड बॉडी बरामद हुई तो मैं ये तक सोचने लग गया कि कहीं दरवाजा ना खोलने की वजह ये तो नहीं थी कि उस वक्त वह पापा की जान लेने में जुटा हुआ था। वह एक नई संभावना थी जिस पर गौर करना जरूरी था। मगर बाद में वह बात मुझे पूरी तरह निराधार लगने लगी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त 4 से 6 बजे के बीच का बताया गया था। आभास ने अपनी बात पूरी की। अमित अग्रवाल के लिए गेस्ट रूम का दरवाजा खोले बिना ऊपर जैन साहब के कमरे तक पहुंच पाना भी कैसे मुमकिन था? नहीं था। बड़ी हद वो सॉफ्ट के रास्ते वॉशरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन तक पहुंच सकता था, जहां से चाहकर भी पापा की लाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। मगर इंसान का दिमाग 100 जगह भटकता है, इसलिए मेरा भी भटका था। कोई और रास्ता जिसके जरिए जैन साहब के कमरे तक पहुंचा जा सकता हो? नहीं है। कोई दूसरा ऐसा शख्स जिस पर आपको कातिल होने का शक हुआ हो? नहीं भाई, ऐसा कुछ मालूम होता तो क्या मैंने पुलिस को बता नहीं दिया होता? घर के नौकरों के बारे में क्या कहते हैं? क्या कातिल उनमें से कोई हो सकता है? नहीं, क्योंकि उनके पास कत्ल की कोई वजह नहीं हो सकती। ले देकर एक सौरभ यादव पर शक किया जा सकता था, जिसे पापा ने नौकरी से निकाल दिया था। मगर अब जबकि वह खुद भी हत्यारे की क्रूरता का शिकार हो गया है, तो कातिल कैसे हो सकता है? आपको संगम विहार वाला उसका एड्रेस पता था? नहीं, वसीयत की खबर थी। वो हिचकिचाया। अब क्या फर्क पड़ता है सर? हाँ थी। कब लगी थी? पापा ने ही बताया था उस बारे में, जिसके बाद आप दोनों भाई उनसे झगड़ पड़े थे। झगड़े तो नहीं थे, लेकिन इस बात पर आपत्ति बराबर जताई थी कि उन्होंने खामख्वाह अपनी वसीयत में नौकरों का नाम जोड़ दिया था, जबकि वैसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सावित्री मैडम का नाम भी तो है उस वसीयत में, जिनके लिए आपके फादर पूरे 7 करोड़ छोड़ गए हैं। उस प्रावधान पर गुस्सा नहीं आया आप दोनों को? नहीं भाई, क्योंकि वह हमारी बुआ हैं। ऊपर से हम उस पर कोई ऐतराज जताते तो पापा 7 करोड़ की रकम को 70 करोड़ में बदल देते, यानी हम दोनों भाइयों के हाथ बस झुनझुना ही लगा होता। इसलिए उस बारे में तो हमने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा था। मैं हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगा। बहुत मोहब्बत थी पापा को अपनी बहन से। ना होती तो उन्हें हमारे घर में वह अधिकार प्राप्त नहीं होता, जो हमारी माँ को भी नहीं मिलने वाला था अगर वह जिंदा होती। यानी बुआ जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करवाना। जैसी मोहब्बत जैन साहब को अपनी बहन से थी, वैसी आप दोनों भाइयों को अपनी बुआ से क्यों नहीं है? मोहब्बत बराबर है भाई, लेकिन बीवियां किचकिच करके हर वक्त दिमाग खराब करती रहती हैं। अब या तो हम दोनों भाई उनके सगे बनकर दिखा दें, या बुआ जी के। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब आपके घर से उनका दाना पानी बस उठने ही वाला है। नहीं, इतना नीचे तो मैं अपने बाप के कहे भी नहीं गिर सकता था। बीवी भला किस गिनती में आती है? मगर बुआ जी का कोई दूसरा इंतजाम जरूर करना पड़ेगा, वरना घर में आए दिन महाभारत शुरू हो जाएगी। और उस बारे में ईशान से मेरी बात भी हो चुकी है। कैसा इंतजाम? इसी इलाके में कोई फ्लैट या घर खरीद कर दे देंगे उन्हें, और ताजिंदगी इस बात का ख्याल रखेंगे कि उन्हें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम न होने पाए। वो तो अब वैसे भी नहीं होगी। आखिर 7 करोड़ की मालिक बनने वाली हैं वह।
फिर सुना है कि किसी इंश्योरेंस में भी शेयर है उनका। उसमें से तो बस 50 लाख मिलेंगे। 7.5 करोड़ की रकम बड़ी ही होती है सर। तो भी ख्याल तो उनका रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा सबसे बड़ा दुहक होता है अगर देखभाल करने वाला कोई न हो। हाँ, इतना जरूर है कि अगले 10-15 सालों तक तो वैसी किसी तीमारदारी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है आभास साहब। थैंक यू। बाय द वे, परसों सुबह 4 बजे आप कहाँ थे? ये क्या सवाल हुआ? जवाब दीजिए। कम से कम सौरभ का कत्ल करने तो नहीं गया था, जिसका शक तुम मुझ पर करते जान पड़ते हो। फिर भी जवाब दीजिए प्लीज। अपने बेडरूम में पड़ा सो रहा था। और क्या करता उतनी सुबह? उस रोज ठीक 4:30 बजे आपके घर की बाउंड्री वॉल लांघकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। क्या उस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। ये तस्दीकशुदा बात है सर। कमाल है। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुमने बता दिया है तो जाकर गार्ड से सवाल जरूर करूंगा। पार्टी वाली रात एक बार अपने बेडरूम में जाने के बाद क्या आप किसी भी वजह से बाहर निकले थे? नहीं, बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद सो गया और सुबह 8 बजे के बाद कहीं जाकर आंख खुली थी। ठीक है सर, अब कुछ और नहीं पूछना मुझे। थैंक यू कहते हुए मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया, जिसके तुरंत बाद वह अपनी कार वहां से निकाल ले गया। आदित्य अहिरवाल उस वक्त बैंक के बाहर खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। फिर जैसे ही मैं कार से निकलता दिखाई दिया, वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ हासिल हुआ? उसने पूछा। नहीं, उल्टा ऐसी ऐसी बातें करके गया है जैसे दुनिया में उससे अच्छा इंसान दूसरा कोई हो ही न, कहकर मैंने सवाल किया। वसीयत पढ़ी? हाँ, पढ़ ली। इसमें वही सब दर्स दिखाई देता है जो ड्राफ्ट में हम पढ़ चुके हैं। सारा मैटर लीगल पेपर्स पर टाइप किया हुआ है और साथ में भूपेंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट भी लगी हुई है, जिसके अनुसार वह मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ और किसी भी प्रकार का फैसला लेने में पूरी तरह सक्षम था। स्ट्रॉन्ग पेपर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती। ओह, अब सवाल ये है कि इतना करके भी हमें हासिल क्या हुआ? किसी को कोई फायदा पहुंचा तो घर के नौकरों को पहुंचा, सावित्री अग्रवाल को पहुंचा। हमारा केस तो अभी भी जहां का तहां खड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक कहते हो, अजीब मिस्ट्री है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जबकि केस हाथ में लेने के बाद से ही लगातार भागे भागे फिर रहे हो। क्या अभी तक किसी पर शक नहीं गया तुम्हारा? भया क्यों नहीं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया जिसको कातिल मानने के बाद तमाम सवालों के जवाब हासिल हो जाए, कहकर मैंने पूछा। जरा देखो तो इंस्पेक्टर साहब की वसीयत पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किस किस ने किए हैं? पहले ही देख चुका हूँ, एक सिग्नेचर जज साहब के हैं, जबकि दूसरा आकाश जैन ने किया है। कमाल है, जबकि मैं उन दोनों से मिल चुका हूँ। आकाश जैन तो चलो अपने भतीजों के कहने पर भी चुप्पी साध सकता था, मगर जज साहब ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मकतूल ने वसीयत कर रखी थी? हमने पूछा ही कहा उनसे। जजें भी पूछ तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी। क्या पता उन्हें खुद भी न मालूम हो कि बतौर विटनेस उन्होंने किन कागजात पर अपने दस्तखत किए थे। आखिर दोस्ती यारी में लोग बाग अक्सर ऐसा कर दिया करते हैं। तुम्हारा मतलब है सिग्नेचर से पहले उन्होंने वसीयत को पढ़ा नहीं होगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। गवाह को भला वसीयत पढ़ने की क्या जरूरत है? उसके सिग्नेचर का मतलब तो बस इतना होता है कि वसीयत करने वाले ने उसके सामने अपने साइन किए थे
और वह वसीयतकर्ता को जानता था, जबकि भूपेंद्र जैन के मामले में हो सकता है कि जज साहब ने ये जानने की भी कोशिश न की हो कि बतौर विटनेस किन कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे। आखिर मरने वाला दोस्त था उनका। जज की पोस्ट पर विराजमान एक शख्स से हमें ऐसी उम्मीद तो नहीं ही करनी चाहिए अहिरवाल साहब। सही कहा। मतलब हस्ताक्षर करते वक्त उन्हें पता होना कि किस बात के विटनेस बनाए जा रहे थे। जाने दो उस बात को, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कत्ल के जो छोटे मोटे उद्देश्य हमारे सामने हैं, उनमें ये वसीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। यार, यकीन नहीं आता कि अपनी बुआ को महज 7 करोड़ रुपयों से वंचित करने के लिए दोनों भाइयों ने अपने बाप की हत्या कर दी होगी। यकीन तो मुझे भी नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, मगर यही एक वजह है जो सबसे दमदार है। या फिर इसमें वो बात जोड़ दो जो मैंने पहले कही थी। कौन सी बात? ये कि मरने वाले को ईशान और आरुषि के संबंधों की खबर लग गई थी, जिसके बाद उसने बेटे को जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे दी। हो सकता है तब बड़े जैन ने महज उन्हें एक दूसरे से दूर करने के लिए चेतावनी भर दी हो, जिसे ईशान ने सीरियसली ले लिया। मतलब इस बात पर यकीन कर लिया कि उसका बाप सच में उसे अपनी जायदाद से निकाल बाहर करेगा, इसलिए उसे खत्म कर दिया। और यादव को क्यों मारा होगा? सीधा सादा जवाब तो यही है कि किसी नामालूम तरीके से यादव को पता चल गया था कि अपने बाप का कत्ल ईशान ने ही किया था, जिसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करने पर आमादा हो गया। इसलिए ईशान ने उसे भी उसी जादूगरी से खत्म कर दिया, जैसे 1 महीने पहले अपने पापा को किया था। और तेन्हा जवाब, कत्ल में सौरभ यादव की कोई एक्टिव भूमिका थी, जिसके कारण बाद में उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि वह जंजीर की कमजोर कड़ी था। पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो सब बक के रख देना था। और मान लो ऐसा नहीं हुआ था तो यादव का घर की किसी नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था कहकर मैंने गार्ड का बयान उसके आगे दोहरा दिया। फिर बोला, इस सिनेरियो में कातिल यादव है, जिसे ईशान या आभास किसी ने भी खत्म किया हो सकता है, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। क्या बड़ी बात है? यकीन नहीं आता यार। फिर जो संबंध तुम यादव के किसी नौकरानी के साथ बन गए बताते हो, वही संबंध घर की दोनों बहुओं के साथ क्यों नहीं बने हो सकते हैं? उसके चांसेज कम हैं। नौकर और मालकिन में फर्क होता है अहिरवाल साहब। फिर दोनों के ही हस्बैंड नौजवान हैं, हैंडसम हैं। वह भला किसी नौकर के साथ रंगरेलियां क्यों मनाने लगीं? दोनों औरतें भी तो नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, फिर भी ईशान ने आरुषि के साथ संबंध बना लिए क्यों? मुझसे जवाब देते नहीं बन पड़ा। अगर ऐसा हुआ था तो कत्ल अंजना या मणिका ने भी किया हो सकता है, इस डर से कि कहीं उनका ससुर अपने बेटे को उनके अफेयर की जानकारी न दे दे। और यादव को इसलिए खत्म कर दिया ताकि अफेयर वाली बात किसी भी तरह सामने न आने पाए। जो कि यादव जिंदा तुम्हारे हाथ लग गया होता तो आकर रहना था। हाँ, ये थ्योरी थोड़ी दमदार है। फिर संगम विहार वाली बिल्डिंग से निकलते हुए किसी लड़की को ही देखा गया था, ना कि मर्द को। लव्या भी उस बात की पुष्टि करती है। किस बात की? यही कि उस सुबह घर का कोई सदस्य बाउंड्री फांदकर अंदर दाखिल हुआ था। तब सुबह के 4:30 बजे थे और कोहरा भी फैला हुआ था, इसलिए वह बता नहीं पाई कि भीतर दाखिल होता इंसान आदमी था या औरत। अमर हम दोनों बहुओं में से किसी एक की यादव के साथ अफेयर वाली बात कबूल कर ले विक्रांत, तो मामला ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना तो जो हुआ वह 1 महीने बाद भी समझ से बाहर ही दिखाई देता है। उन दोनों से कल मेरी विस्तृत बातचीत हुई थी।
तब सावित्री के साथ अपनी नाराजगी छिपाने की कोशिश तो नहीं ही की, साथ में उसके खिलाफ जमकर जहर उगलने से भी बाज नहीं आई थी। वह काम दोनों में से किसी एक ने यूं ही कर दिखाया होगा, जबकि दूसरी अपनी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश करती हो सकती थी। शक करना हो तो दोनों में से ज्यादा किस पर करोगे? मनिका पर मैं निसंकोच बोला। वह बात करने के लिए मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई, जबकि चाहती तो खड़े खड़े भी कर सकती थी, बल्कि उसके लिए तो मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं था। पता कैसे लगे? 1 महीने से यादव उस घर से दूर था इंस्पेक्टर साहब। ऐसे में जिसके साथ भी उसके संबंध रहे होंगे, कभी न कभी उसने यादव को कॉल जरूर किया होगा। इसलिए चाहो तो दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवा लो, क्या पता कुछ हाथ लग ही जाए। ठीक है, मैं करता हूं इंतजाम। एक आखिरी बात और। क्या? फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया था, क्या उनमें से किसी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हो? उनके इंचार्ज से कई बार मिल चुका हूं, बाकी पर्सनली जानने जैसा तो कुछ भी नहीं है। एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो? कब? अभी नहीं, शाम को या कल। मैं बात करके बताता हूं। थैंक यू कहकर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तुमने तो कमाल कर दिया। उस वक्त मैं ऑफिस में था और शीला मेरे सामने बैठी थी। थोड़ी देर पहले उसने लंच ऑर्डर किया था और इस वक्त हम उसी का इंतजार कर रहे थे। कमाल तो मैं दिन में 10 बार करती हूँ। तुम कौन से वाले नंबर की बात कर रहे हो? भूपेंद्र जैन के लॉकर के बारे में तुमने जो अंदाजा लगाया था वह सच साबित हो गया। वसीयत लॉकर से बरामद हो गई? हो गई, आज ही हुई है। एनीवे, यह कोई कमाल नहीं था। साफ दिखाई दे रहा था कि मकतूल किसी खास चीज को छिपाने के लिए बैंक पहुंचा था, जहां वैसी कोई चीज लॉकर में ही रखी जा सकती है। और ले देकर केस में एक ही चीज मिसिंग थी, मरने वाले की वसीयत। मतलब 2 में 2 जोड़ो और रिजल्ट 4 आए। इतना ही सिंपल था। तो नहीं, लेकिन तू कहती है तो माने लेता हूं। हद है यार। अरे कोई तहजीब वगैरह है या नहीं तुम्हारे भीतर? मैंने क्या कह दिया? मैं अगर बड़प्पन दिखाते हुए ये कह रही हूं कि वसीयत के लॉकर में होने का अंदाजा लगा लेना बहुत मामूली काम था, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि वैसा नहीं था, बल्कि इतना मुश्किल काम था कि मैंने तुम्हें हिंट नहीं दिया होता तो कभी ख्याल तक नहीं आता। सच्चाई यही है शीला। ड्राइवर के मुंह से जैन के केनरा बैंक जाने की बात सुनकर एक बार को भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि वह वहां वसीयत रखने भी गया हो सकता था। मत कहो, बस एक नाइट्रो आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम बेशक खा ले, लेकिन ये नाइट्रो आइसक्रीम क्या बला होती है? नाइट्रो नाम का कोई ब्रांड याद तो नहीं आ रहा मुझे। कितने ओल्ड डेटेड हो यार, जबकि आजकल बच्चों को भी पता होता है कि नाइट्रो आइसक्रीम क्या चीज है। मैं बच्चा नहीं हूं। ओके, तो बात यह है बड़े वाले जासूस साहब की नाइट्रो आइसक्रीम इंस्टेंट आइसक्रीम मेकिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें तुम अपना मनचाहा फ्लेवर और कतर चूज कर सकते हो। मतलब तुम पार्लर पहुंचकर कहते हो कि तुम्हें वनीला और बटरस्कॉच का मिक्स फ्लेवर चाहिए, जिसमें एप्पल के कुछ स्लाइस हो, चीज हो, या जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो। वे लोग उन तमाम चीजों को एक बड़े से कप या बाउल में डालकर उसमें थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रो डाल देंगे, जिसके बाद पलक झपकते ही आइसक्रीम तैयार। मजे से खाओ। नुकसान नहीं करती होगी ऐसी आइसक्रीम? कुछ तो करती ही होगी, तभी बाद में इस पर बैन लगा दिया गया था। मगर मिल जगह गह जाती है।
मेरा मतलब है कुछ खास जगहों पर आज भी हासिल हो जाया करती है, जिनमें से एक मेरी देखी हुई है। कमाल है। यानी सच में नहीं खाई कभी? नहीं खाई। लेकिन अब तेरे मुंह से उस बारे में सुनकर उत्सुकता बढ़ गई है, इसलिए कभी न कभी तो जरूर खाकर रहूंगा। पता तो लगे कि आखिर चीज क्या है। नाइट्रो आइसक्रीम। इंतजार क्या करना, आज शाम को ही चल लेते हैं। अगर कोई जरूरी काम नहीं निकल आया तो चल लेंगे, वरना कल पक्का। जैसी तुम्हारी मर्जी। 10 मिनट बाद एक लड़का हमारा ऑर्डर दे गया, जो कि मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट खाना खजाना से मंगाया था। आगे हम दोनों ने एक साथ लंच किया, फिर मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। मेरा इरादा कालकाजी पहुंचकर मकतूल के खानसा में महेंद्र त्रिपाठी से मिलने का था, जिसकी उसे इतनी कद्र थी कि अपनी वसीयत के जरिए बाकी नौकरों की तरह 5 लाख रुपए छोड़ने की बजाय 10 लाख दे गया था। ऐसे आदमी में कुछ तो खास बात होनी ही चाहिए थी। साकेत से कालकाजी पहुंचने में मुझे 25 मिनट लग गए, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मगर वक्त आज कोई समस्या नहीं बनने वाला था, क्योंकि त्रिपाठी 24 घंटे वहीं होता था। जैन निवास पहुंचकर मैंने गेट से थोड़ा हटकर अपनी कार खड़ी की। फिर नीचे उतरा ही था कि कुछ दूरी पर खड़े गार्ड ने मुझे पहचानकर वहीं से सैल्यूट ठोक दिया। कैसे हो कुशवाहा जी? करीब पहुंचते हुए मैंने पूछा। ठीक हूं सर। बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जरा महेंद्र त्रिपाठी के बारे में बताओ, कैसा आदमी है? आदमी तो ठीक है सर, लेकिन दूसरे नौकरों की अपेक्षा अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता है। साहब का खास था, इसलिए बाकियों को दबाकर भी रखता है, जैसे इस घर का मालिक वही हो। फिर तो बाकी नौकरों से बनती नहीं होगी उसकी। लावण्या से बनती है न सर, क्योंकि उसे यहाँ काम पर भी त्रिपाठी ने ही रखवाया था। इसी तरह अमरेश और नैना को भी नौकरी उसी ने दिलाई थी, मगर ज्यादा दिनों तक उनके बीच बनती नहीं रह पाई, क्योंकि दोनों उसका हुक्म बजा बजाकर तंग आ गए थे। लेकिन लावण्या से अच्छी निभ जाती है त्रिपाठी की, है न? अभी तो सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है सर, लेकिन जिस तरह से त्रिपाठी उस लड़की को एक पांव पर दौड़ाता रहता है, उसको ध्यान में रखकर कहूँ तो वह दिन दूर नहीं जब लावण्या भी उससे कतराने लगेगी। अभी होगा घर में? हाँ है। बुला दोगे? फोन करके देखता हूँ, लेकिन आ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं आया तो मैं भीतर जाकर मिल लूंगा। ठीक है, कहकर उसने फोन लगाकर उससे बात की, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ बोला, आ रहा है। उसके 2 मिनट बाद महेंद्र त्रिपाठी मेरे सामने खड़ा था। वह 40 की उम्र वाला, सावली रंगत का बेहद दुबला पतला शख्स था, जो उस वक्त पैंट शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने था। दायां हाथ माथे तक ले जाकर उसने मुझे नमस्ते की, फिर बोला, मुझसे मिलना चाहते थे सर? हाँ भाई, कुछ बात करनी है। करिए। सर्दी बहुत है, मेरी गाड़ी में बैठकर करते हैं। ठीक है, चलिए। तत्पश्चात हम दोनों कार में सवार हो गए। जैन साहब बहुत मेहरबान थे तुम पर, है ना? मालिक लोगों को बढ़िया काम चाहिए होता है सर, फिर उनकी मेहरबानी हासिल होते देर नहीं लगती। यानी काम बढ़िया था तुम्हारा। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं? मत कहो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैन साहब तुम पर बहुत विश्वास करते थे, तुम्हारे काम से खुश भी थे। अफसोस कि अब नहीं रहे। हाँ, अफसोस वाली बात तो है सर। कुछ समझ में आता है? किस बारे में?
इसी बारे में कि उनकी हत्या क्यों की गई, किसने की? नहीं सर। फिर जो बात पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की समझ में नहीं आई, उसके बारे में मुझे कैसे पता लग सकता है? अंदाजा तो फिर भी लगाया होगा, हर कोई लगाता है। हाँ, वो तो खूब लगाया था। फिर तो किसी पर शक भी गया होगा। गया था? किस पर? नैना पर। क्यों? एक तारीख की सुबह 4:45 के करीब जब हम सब सर्वेंट क्वार्टर में सोने के लिए चले गए, तो उसके 15 मिनट बाद वह मुझे अपने कमरे की तरफ लौटती दिखाई दी थी। बाकी लोगों के साथ नहीं आई थी। आई थी, लेकिन 15 मिनट बाद जब मैं वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता तो वह फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ती दिखी थी। और तब मुझे ये भी लगा था कि वह सीधा हॉल से चली आ रही थी। तुमने पुलिस को बताया इस बारे में? नहीं, क्योंकि अगली सुबह लाश बरामद होने के बाद जब मैंने नैना से इस बारे में सवाल किया तो उसने एक बार अपने कमरे में जाने के बाद फिर से बाहर गया होने से इनकार कर दिया। यानी झूठ बोला था। बिल्कुल बोला था सर। ये क्या कोई मानने वाली बात है कि सालों से यहाँ काम करती औरत को पहचानने में मुझसे धोखा हो गया था? उम्मीद तो नहीं है। थी ही वही, भले कबूल नहीं किया। और अब तुम्हें लगता है कि उस वक्त वह जैन साहब का कत्ल करके लौट रही थी, है न? हो सकता है। वजह? सौरभ यादव। मैं समझा नहीं। मुझे शक था कि नैना के साथ उसका चक्कर चल रहा था। कुछ देख लिया था तुमने? नहीं, लेकिन दोनों एकांत में अक्सर खुसर फुसर करते नजर आ जाते थे। कभी अमरेश किसी काम से बाहर गया हो तो उनकी जैसे लॉटरी ही लग जाती थी। वैसे भी नैना के बच्चे नहीं हो रहा, और उसे लगता है कि कमी अमरेश में ही है। ऐसी औरत को फांस लेना सौरभ के लिए क्या बड़ी बात थी? वह भी तब जबकि उसकी शक्लो सूरत बहुत अच्छी थी, बातें बनाने में भी माहिर था। लेकिन अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं देखा, लेकिन इंसान के हाव भाव से भी बहुत सारी बातों का पता लग जाता है। और उस बात को ध्यान में रखकर कहूँ तो मुझे यकीन है कि सौरभ के साथ उसका तगड़ा चक्कर चल रहा था। ठीक है, चल रहा था, लेकिन कत्ल तो जैन साहब का हुआ है, जो कि उसने बदले और दौलत की चाह में किया हो सकता है। बदला? यादव को नौकरी से निकाले जाने का? हाँ, और दौलत कैसे हासिल होती? साहब की वसीयत से, जिसके अनुसार उनकी मौत के बाद सभी नौकरों को 5-5 लाख मिलने हैं। यानी दोनों मियां बीवी का हिस्सा मिलकर 10 लाख की रकम बनती है, जो हरगिज भी नहीं मिलता अगर यादव को बाहर करने के बाद बड़े साहब अमरेश और नैना को भी नौकरी से निकाल देते। भाई, तब किसी को वसीयत की जानकारी कहाँ थी? सुनकर वह जोर से हंसा। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि घर में सबको उस बात की खबर थी। सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा, फिर पूछा, कैसे थी जानकारी? खुद जैन साहब ने बताया था। नहीं तो? लावण्या ने साहब के कमरे में रखे वसीयत के पेपर पढ़ लिए थे। तुम्हारा मतलब है आगे ढिंढोरा भी उसी ने पीटा था? हाँ, और उस बारे में जिसे सबसे पहले बताना चाहिए था उसे सबसे आखिर में बताया कमबख्त ने। यानी तुम्हें? और नहीं तो क्या? आखिर उसे नौकरी भी तो मैंने ही दिलाई थी। फिर उसने मुझे बता दिया होता तो मैं बात आगे किसी के कानों तक पहुंचने ही नहीं देता। कैसे नहीं पहुंचने देते? उसे जुबान बंद रखने को बोल देता, वह मान जाती। हाँ, बहुत इज्जत करती है मेरी। अगर तुम लोगों को वसीयत का पता था तो पुलिस को उस बारे में क्यों नहीं बताया?
क्योंकि लावण्या के अलावा किसी ने वसीयत की कॉपी नहीं देखी थी। फिर उसके बारे में जब मालिक के दोनों बेटे ही जुबान बंद किए बैठे थे, तो हमें क्या मरना था कुछ बताकर। इसलिए मैंने सबको खामोश रहने को बोल दिया। फिर जुबान खुलने की सूरत में नौकरी जाने का भी तो खतरा था, जबकि वसीयत गायब थी। यानी हम नौकरी का रिस्क ले भी लेते तो कोई गारंटी नहीं थी कि उसमें दर्ज पैसे हमें मिल ही जाते। अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर पहले ईशान्य साहब ने तमाम नौकरों को बुलाकर कह दिया कि उनके पापा की वसीयत मिल गई है। ये भी बता दिया कि उसके अनुसार किसको क्या मिलना है। फिर तो सबसे तगड़ा फायदा तुम्हारा ही होता नजर आ रहा है। वो कैसे? जैन साहब तुम्हारे लिए 5 की बजाय 10 जो छोड़कर गए हैं। अमरीश और नैना का मिलाकर भी तो उतना ही बनता है। मिलाकर, जबकि तुम्हें अकेले उतना मिलेगा। रकम तो बराबर ही हुई न सर। लिहाजा वह अपने 10 लाख से खुश होता या न होता। ये जानकर उसका कलेजा जरूर फटा जा रहा था कि अमरीश और उसकी बीवी के पल्ले भी 10 लाख ही पड़ने वाले थे। गार्ड ने सही कहा था कि त्रिपाठी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। जा समझता होता तो 10 लाख हासिल होते देखकर खुशियां मना रहा होता। और कुछ पूछना है आपको? तुम्हें जाने की जल्दी है? हाँ, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। बस 2 मिनट और उसके बाद चले जाना। ठीक है, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। अगर तुम्हारे साहब का कत्ल नैना ने किया था तो बाद में सौरभ यादव को किसने मार गिराया? मैं नहीं जानता। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि नैना कातिल नहीं है, तो क्या किसी और की तरफ ध्यान जाता है तुम्हारा? फिर तो सबकी तरफ जाता है सर, मतलब कातिल कोई भी हो सकता है। तुम भी? मैं भला क्यों मारूंगा साहब को 10 लाख की रकम हासिल करने के लिए? थूकता हूं मैं ऐसे पैसों पर जो किसी के खून से रंगे हुए हों। चलो वही सही, ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं? माँ बाप, बीवी, बच्चे, 2 भाई और उनका परिवार। सब लोग गांव में इकट्ठे रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है हमारा। और भोलेनाथ की कृपा से खेती बाड़ी भी खूब है, मतलब कोई कमी नहीं है। फिर हर महीने 30,000 रुपए तो मैं ही भेज देता हूं वहां। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 35,000। 5 अपने पास रखता हूं ताकि गांव जाते समय सबके लिए कुछ लेकर जाऊं। बहुत अच्छी बात है, अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। सुनकर वह गाड़ी से बाहर निकलता और दरवाजा बंद करने ही जा रहा था कि ठिठकता गया। फिर थोड़ा झुककर बोला, जिस दिन यादव का कत्ल हुआ था सर, उस दिन सुबह 4:30 बजे के करीब मणिका मैडम कहीं बाहर से लौटी थीं। सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। वह बहुत जल्दी में भी मालूम पड़ती थीं, क्योंकि तेज कदमों से चलती हुई सीढ़ियां चढ़ गईं। फिर ऊपर अपने कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाकर खोले जाने के इंतजार में वहीं खड़ी हो गई थीं। तुम्हें कैसे पता? मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया था, वही भरने के लिए किचन में गया था। तुमने साफ देखा था कि वह मणिका मैडम ही थीं। जहां तक मैंने हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। दूसरे, उन्होंने अपने सिर को कोट के साथ जुड़ी टोपी से ढक रखा था, मगर दरवाजा तो उन्होंने अपने ही कमरे का खटखटाया था। अंधेरे में क्या दिखाई दिया होगा? ऊपर अंधेरा नहीं था, वहां एक डिम LED हमेशा जलती रहती है। कमरे में जाते भी देखा था मणिका को? नहीं, उससे पहले ही मैं बोतल भरकर हॉल से बाहर निकल गया। कोट के अलावा क्या पहने थीं? जीन्स और जूतों। जीन्स का कलर ध्यान नहीं दिया।
कोट का ग्रे कलर का था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी थी तुमने? नहीं, लेकिन इतना फिर भी देखा था कि मैडम ने अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उनकी जगह कोई और होता तो उतनी सुबह मणिका मैडम के बेडरूम का दरवाजा क्यों खटखटाता? ठीक है त्रिपाठी जी, शुक्रिया। सुनकर उसने दरवाजा बंद किया और गेट की तरफ बढ़ गया। शाम 7 बजे के करीब मैं और शीला साउथ एक्स के एक बड़े रेस्टोरेंट कम बार में पहुंचे। फिर बार से होते हुए वह मुझे एक दूसरे हॉल में लेकर गई, जहां एक खाली टेबल देखकर हम दोनों आमने सामने बैठ गए। यहाँ के बार में नाइट्रो ड्रिंक भी मिलती है, वह धीरे से बोली। कमाल है, तू क्या बेवड़ी है जो इतनी जानकारी रखती है? नहीं, जानकारी इसलिए है क्योंकि कभी इस जगह का ओनर मेरा बाप हुआ करता था। तब यहाँ नाइट्रो ड्रिंक और आइसक्रीम धड़ल्ले से बिका करती थी। फिर उन दिनों आज की तरह कोई बैन भी नहीं लगा था। उसी वक्त काली पैंट और सफेद शर्ट पहने एक लड़का वहां प्रकट हुआ और हमारा ऑर्डर ले गया, जो शीला ने ही दे दिया था क्योंकि मुझे उस जगह की या वहां मिलने वाली नियामत की कोई नॉलेज नहीं थी। 5 मिनट बाद ऑर्डर लेकर जाने वाला लड़का वापस लौटा और तरह तरह की चीजों से भरा एक बाउल हमारे सामने टेबल पर रख दिया। तत्पश्चात उसने कोई लिक्विड उसमें उड़ेला ही था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बादलों के बीच जा बैठा था। हर तरफ धुआं और बस धुआं। फिर बादल छंट गए। हूँ, बहुत मामूली काम है ये। मैंने एक चम्मच उठाकर मुंह में रखा। आइसक्रीम टेस्टी थी। पता नहीं वह उसमें मिलाए गए लिक्विड का कोई असर था या फिर शीला द्वारा चूज किए गए फ्लेवर का कमाल था। हम दोनों एक ही बाउल से आइसक्रीम का मजा लेने लगे। कुछ पता लगा? किसकी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स कर रही हूं। जहां अभी तक नहीं लगा, लेकिन इतना श्योर हो चुका हूं कि कातिल परिवार का ही कोई सदस्य है। कुछ अजीबोगरीब किस्से भी सामने आए हैं, जो ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता यकीन करूं या ना करूं। जैसे कि जवाब मैंने उसके सामने यादव से रिलेटेड कहानी, अंजना तथा मणिका से हुई तमाम बातचीत और आखिर में महेंद्र त्रिपाठी का बयान ज्यों का त्यों दोहरा दिया। त्रिपाठी जी की बातों के मायने हो सकते हैं। कैसे? जबकि उसने 2 सर्वथा विपरीत बातें कही थीं। एक तरफ नैना पर कातिल होने का शक जताया, तो दूसरी तरफ सुबह 4:30 बजे घर में कदम रखने वाली लड़की को मणिका जैन बता दिया, जबकि कातिल और वह लड़की दोनों एक होनी चाहिए। ये भी तो जान पाए कि अगर कत्ल हुआ था तो हत्यारा भीतर से दरवाजा बंद करने में क्यों कामयाब हो गया? नहीं, कहीं साहिल भगत कत्ल की पहेली वाले केस की तरह तो कुछ नहीं घटित हुआ था, जिसमें हत्यारे ने एक तार की मदद से उस असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया था। नहीं, वह बात पहले से मेरे ज़हन में थी, इसलिए मैं चेक कर चुका हूं। दरवाजे पर वैसे कोई निशान नहीं बने हुए थे, उल्टा धूल की हल्की परत तक मौजूद थी, जो मुझे कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं दिखाई दी। कोई खिड़की दरवाजा जहां है, बस वॉशरूम में एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जिसके लिए छोड़े गए गोलाकार खिड़की का रेडियस 7-8 इंच से ज्यादा नहीं है।
मतलब कोई उस फैन को उतार भी लेता तो वहां से भीतर दाखिल नहीं हो सकता था, मगर वहां से कोई जहरीली गैस बराबर अंदर पहुंचाई जा सकती थी। बेशक पहुंचाई जा सकती थी, मगर वैसा कुछ हुआ होता तो फॉरेंसिक वालों को फौरन पता लग जाना था। फिर गैस जहरीली होगी तो बड़ी हद तक वह आदमी को मौत की नींद सुला सकती है, ना कि उसके शरीर में बारूद जैसा विस्फोट कर दिखाएगी। अजीब पहेली है। वैसे गैस वाली बात को साबित करते कुछ क्लू मिले हैं मुझे। बयान करो। आरुषि ने बताया कि कत्ल वाली रात वह किसी वक्त वॉशरूम गई थी तो वहां कोहरा सा फैला दिखाई दिया था। तो वह कोहरा ही क्यों नहीं हो सकता, आखिर सर्दी का मौसम है। जहां हो सकता क्योंकि वॉशरूम की खिड़की सॉफ्ट में खुलती है, ना कि किसी खुली जगह में जहां से कोहरा अंदर पहुंच जाता। मान लो कोई गैस वहां मकतूल के कमरे में फैला भी दी गई थी तो वह नीचे गेस्ट रूम तक कैसे पहुंच सकती थी? सॉफ्ट के रास्ते, जिधर मकतूल के वॉशरूम का एक जॉस्ट बना हुआ है। गैस की एक विशेषता होती है विक्रांत, वह नीचे से ऊपर को उठती है, ना कि ऊपर से नीचे जाती है। सॉफ्ट ऊपर से पूरी तरह कवर है। तुम्हारा मतलब है वहां फैली गैस ने सॉफ्ट को पूरी तरह कवर कर लिया, जिसके बाद वह गेस्ट रूम के बाथरूम में फैलती चली गई। वैसा हुआ था या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हुआ मान ले तो इस बात का जवाब हमें सहज ही हासिल हो जाएगा कि अमित अग्रवाल और उसकी बीवी बेहोशी की नींद क्यों सो रहे थे। क्योंकि मामूली सी ही सही गैस उनके कमरे तक पहुंच गई थी। अगर मकतूल की जान लेने के लिए उस तरह की किसी चीज का इस्तेमाल किया गया है तो मेरा जवाब हाँ में है। तुम ये भी तो कहते हो कि कोई गैस किसी का पेट नहीं फाड़ सकती। तब तक तो नहीं फाड़ सकती जब तक कि शरीर से उसकी निकासी के तमाम रास्ते बंद करके प्रेशर बढ़ाना न शुरू कर दिया जाए। जैसे हम टायर में उसकी कैपेसिटी तक हवा भरें तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लगातार भरते चले जाएं तो आखिरकार उसने ब्लास्ट होकर रहना है। और वैसा करने के लिए कातिल का भीतर दाखिल होना जरूरी था, जो वह एक जॉस्ट वाली खिड़की के रास्ते नहीं कर सकता था। राइट? अभी तो यही लगता है। और मान लो किसी नामुमकिन तरीके से कर दिखाया था तो फिर तो जवाब सामने है। मतलब कातिल अमित या आरुषि हैं, या फिर दोनों है ना? हाँ, जिनके पास भूपेंद्र जैन को खत्म कर देने की वजह भी बराबर थी। 15 करोड़ रुपए जिसकी देनदारी के लिए ईशान्य शायद ही उन पर दबाव बनाए। कभी तो बनाएगा, कभी तो उसका अपनी सानहत से मन उचट ही जाएगा। उचट भी जाएगा तो तुम अंजना को क्यों भूल जाती हो, जो अमित की बहन है? वह भी तो उसे उन पैसों की वसूली ना करने को कह सकती है। नहीं, आशिकी में इतना बड़ा नुकसान एक बार को वह फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, मगर बीवी के कहने पर उसके भाई को दिए 15 करोड़ रुपए भुला दे, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। इतना तो मानोगी कि उस रकम के लिए वह कोर्ट पुलिस नहीं खेलने लग जाएगा अपने साले के साथ? हाँ, ऐसा तो खैर नहीं कर सकता। फिर कातिल अगर आरुषि अग्रवाल है तो उसकी एक वजह और सूझ रही है मुझे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।